नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं जो प्यार, वफादारी और एक दिल दहला देने वाले मोड़ से भरी हुई है। ये कहानी है एक जांबाज आर्मी मैन की, जिसने देश की रक्षा की शपथ ली थी, और एक मासूम लड़की की, जिसने उसके साथ अपने सपने सजाए थे। दोनों की मुलाकात एक संयोग थी, लेकिन धीरे धीरे यह मुलाकात प्यार में बदल गई। उनके बीच 2 साल तक गहरा रिश्ता रहा, जिसमें हंसी, खुशी, सपने और वादे थे। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया जिसने उनकी पूरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। इस कहानी का सच जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि जो होने वाला है उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह कहानी शुरू होती है 2 अगस्त 2024 की रात 8 बजे। रीना शर्मा, जो बिहार की रहने वाली 30 वर्षीय महिला थी, एक ऑटोमोबाइल शोरूम में काम करती थी। वह अपनी एक सहकर्मी और दोस्त के साथ एक किराए के मकान में रहती थी। 2 साल पहले पाटना में रहते हुए उसकी मुलाकात एक नौजवान से होती है। धीरे धीरे यह मुलाकात दोस्ती में बदलती है और फिर दोनों के बीच प्यार हो जाता है। बाद में रीना को पता चलता है कि उस नौजवान का नाम रवि कुमार है। रवि भारतीय सेना में था और संयोग से उसकी पोस्टिंग नागालैंड में थी। वह आर्मी में फार्मेसी डिपार्टमेंट में कार्यरत था और मेडिकल ड्यूटी संभालता था। जब भी उसे छुट्टी मिलती, वह पाटना आता और रीना से मिलता था। जब वह नागालैंड में होता तो दोनों फोन पर घंटों बातें करते। लेकिन यह सिलसिला अचानक 28 अक्टूबर की रात टूट जाता है। रात के करीब 8 बजे रीना अपनी रूममेट के साथ पीजी में थी। तभी उसके मोबाइल पर एक कॉल आता है। यह कॉल रवि कुमार की मां के नंबर से था। चूंकि रीना रवि की मां को जानती थी, इसलिए उसने बिना किसी झिझक के कॉल उठाया। फोन पर रवि कुमार था। उसने कहा, चलो आज मिलते हैं, कहीं बाहर डिनर करते हैं। यह सुनकर रीना बहुत खुश हो गई। आखिरकार रवि कुमार बहुत कम ही पाटना आता था, क्योंकि आर्मी में छुट्टियां कम मिलती थीं। उसने तुरंत तैयार होकर रवि कुमार से मिलने का फैसला किया। रवि ने उसे एक खास जगह पर बुलाया था, एक पॉइंट जहां वे पहले भी कई बार मिल चुके थे। वहां पहुंचने के बाद दोनों साथ होते हैं, लेकिन इस मुलाकात के बाद जो होता है वह रीना की जिंदगी को पूरी तरह बदल देता है। 28 अगस्त की रात जब काफी देर हो गई और रीना नहीं लौटी, तो उसकी दोस्त को चिंता होने लगी। उसने रीना के मोबाइल पर कॉल किया। घंटी बज रही थी, लेकिन रीना फोन नहीं उठा रही थी। उसे लगा कि शायद वह कहीं रुक गई होगी, लेकिन पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। फिर भी उन्होंने इंतजार करते हैं कि शायद रीना कहीं गई होगी। सुबह हो गई, लेकिन रीना तब भी नहीं लौटी। उसकी दोस्त ने उसके शोरूम में फोन करके पता किया कि क्या वह काम पर आई थी, लेकिन मालूम पड़ा कि वह वहां भी नहीं पहुंची थी। रीना कभी बिना बताए गैर हाजिर नहीं होती थी। वह बहुत जिम्मेदारी से अपना काम करती थी। दोपहर होते होते जब अब तक उसका कोई पता नहीं चला, तो उसकी दोस्त को और ज्यादा चिंता होने लगी। तब उसने पहली बार रीना के घर वालों को फोन किया। चूंकि दोनों पीजी में साथ रहती थीं, इसलिए एक दूसरे के इमरजेंसी नंबर उनके पास थे। ज्योत्सना की दोस्त ने उसके घर वालों को सारी बात बताई कि ज्योत्सना पिछली रात 8 बजे बाहर गई थी। उसका मोबाइल लगातार बज रहा है, लेकिन वह कॉल रिसीव नहीं कर रही, और आज वह काम पर भी नहीं आई थी। यह सुनते ही रीना के घर वाले तुरंत पाटना पहुंचे और पुलिस स्टेशन जाकर उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। लेकिन पुलिस का वही रवैया था। जब तक कोई बड़ी बात न हो, वे गंभीरता से कार्रवाई नहीं करते। उन्होंने सिर्फ औपचारिकता के तौर पर रिपोर्ट लिखी और कहा कि लड़की बालिग है, समझदार है, पढ़ी लिखी है, शायद किसी दोस्त के साथ गई होगी और जल्द लौट आएगी। घर वालों को भी उम्मीद थी कि रीना वापस आ जाएगी, क्योंकि उसका मोबाइल बज रहा था। देखते ही देखते 20 दिन बीत जाता है। 28 अगस्त को वह लापता हुई थी। अब 20 सितंबर के आसपास की तारीख आ गई थी। फिर भी रीना का कोई सुराग नहीं मिला था। इधर रीना के घरवाले लगातार उसकी तलाश में थे। उन्हें चिंता थी कि अगर वह कहीं गई भी है, तो शायद कभी कॉल या मैसेज करेगी। लेकिन न तो कोई फोन कॉल आई, और जो घंटी बज रही थी वह भी अब बंद हो चुकी थी। इससे घरवालों की चिंता और बढ़ गई। 20 दिन बीतने के बाद वे पुलिस के पास पहुंचे और मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाई। उन्होंने पुलिस से सवाल किया, साहब, आपने अब तक उसे ढूंढा क्यों नहीं? अब पुलिस को भी एहसास हुआ कि 20 दिन बीत चुके हैं और रीना शर्मा अब तक घर नहीं लौटी।
उन्हें भी लगा कि इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। घरवालों को शक था कि रीना का किडनैपिंग कर लिया गया है। पुलिस को भी यह आशंका हुई क्योंकि एक बालिग, पढ़ी लिखी लड़की बिना किसी खबर के अचानक गायब हो जाए तो मामला संदिग्ध बन जाता है। साथ ही पुलिस को यह भी डर था कि अगर यह कोई हाई प्रोफाइल केस निकला तो उनकी लापरवाही उजागर हो जाएगी और उनकी फजीहत होगी। दबाव में आकर पुलिस ने आखिरकार 20 दिन बाद रीना की किडनैपिंग का केस दर्ज कर लिया और गंभीरता से जांच शुरू कर दी। जांच शुरू होते ही सबसे पहले पुलिस ने रीना के मोबाइल का लोकेशन ट्रैक किया। यह काम वे 20 दिन पहले भी कर सकते थे, लेकिन तब उन्होंने नहीं किया। जब अब लोकेशन ट्रेस किया गया तो जो सामने आया वह चौंकाने वाला था। 28 अगस्त को रीना का फोन नागपुर में एक्टिव था। 29 अगस्त को उसकी लोकेशन पुणे में मिली। 30 अगस्त को वह महाराष्ट्र के किसी और जिले में ट्रेस हुआ। इस तरह ज्योत्सना का मोबाइल अलग अलग शहरों और जिलों में लगातार एक्टिव था। अब पुलिस को यह समझ नहीं आ रहा था कि अगर वह घूमने निकली थी तो उसने परिवार से संपर्क क्यों नहीं किया। इस केस की सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि मोबाइल का लोकेशन तो मिल रहा था, लेकिन खुद रीना कहाँ है यह पता नहीं था। अब पुलिस ने आसपास के इलाकों में पूछताछ की कि कहीं कोई लावारिस लाश तो नहीं मिली या किसी गुमशुदा लड़की की रिपोर्ट तो नहीं आई, लेकिन वहां से भी कोई सुराग नहीं मिला। किडनैपिंग के मामलों में सबसे बड़ा खतरा यह होता है कि अगर पीड़ित को सही समय पर न बचाया जाए तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। अपहरणकर्ताओं के लिए लंबे समय तक किसी को जिंदा बंधक बनाकर रखना बहुत मुश्किल होता है। अब पुलिस के सामने वक्त कम था और चुनौती बढ़ी। आखिर रीना कहाँ थी? क्या उसे सच में किडनैप किया गया था या फिर इस केस में कोई और बड़ा राज छिपा था? पुलिस जब रीना के दोस्तों और रूममेट से पूछताछ करती है तो पता चलता है कि 28 अगस्त की रात रीना बिना बताए कहीं गया था। रीना ने सिर्फ इतना बताया था कि वह किसी जरूरी काम के लिए जा रहा है और उसे देर रात हो सकती है। जब पुलिस रीना की कॉल रिकॉर्ड की जांच करती है तो पता चलता है कि 28 अगस्त की शाम 6 बजे उसे एक अनजान नंबर से कॉल आया था। जब पुलिस उस नंबर की पड़ताल करती है तो मालूम होता है कि यह नंबर किसी जानकी नाम की महिला का है। पुलिस जब उस नंबर पर कॉल कर जानकी से पूछताछ करती है कि क्या आप रीना को जानती हैं और 28 अगस्त को आपने उसे कॉल क्यों किया था, तो जानकी जवाब देती है, हाँ मैं रीना को जानती हूं, लेकिन उस दिन मैंने उसे कॉल नहीं किया था। शायद मेरा बेटा रवि कुमार ने किया हो। जब पुलिस को यह जानकारी मिली तो उन्होंने रवि कुमार के बारे में जांच शुरू कर दी। पता चला कि रवि एक आर्मी ऑफिसर है। अब सवाल यह था कि रीना का रवि कुमार से क्या संबंध था। पुलिस ने आर्मी से अनुमति मांगी कि उन्हें रवि कुमार से पूछताछ करनी है। आर्मी ने सहयोग जताते हुए कहा कि जैसे ही वह अस्पताल से डिस्चार्ज होगा उसे पुलिस को सौंप दिया जाएगा, क्योंकि एक हादसे के कारण वह घायल हो गया था। पाटना पुलिस को अब इंतजार था कि अस्पताल से कोई सूचना मिले और वे आगे की कार्रवाई कर सकें। लेकिन फिर अचानक एक चौंकाने वाली खबर आई। जिस आर्मी हॉस्पिटल में रवि कुमार भर्ती था वहीं से फोन आया कि वह अस्पताल से गायब हो गया है। यह खबर पुलिस के लिए बेहद अजीब थी। उसे पता था कि पुलिस उससे पूछताछ करने वाली है, फिर भी वह अचानक लापता हो गया। पुलिस को लगा कि शायद वह भागा नहीं होगा और जल्द ही सामने आ जाएगा, लेकिन यह गलतफहमी जल्द ही दूर हो गई। 2 दिन बाद खबर आई कि रवि कुमार ने एक लोकल कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल कर दी है। इसका मतलब साफ था, उसे डर था कि पुलिस उसे गिरफ्तार कर सकती है। पहले उसने सेशंस कोर्ट में याचिका लगाई, लेकिन वहां से खारिज हो गई। फिर उसने हाई कोर्ट में अपील की, लेकिन वहां से भी बेल नहीं मिली। अब पुलिस के मन में और शक पैदा हुआ। आखिर वह इतना डरा क्यों हुआ है? वह अग्रिम जमानत क्यों चाहता है? पुलिस ने उसकी तलाश तेज कर दी। यह मामला 28 अगस्त का था, लेकिन किडनैपिंग की रिपोर्ट 20 दिन बाद लिखी गई। पुलिस की जांच भी देर से शुरू हुई। पूरा सितंबर बीत गया और फिर अक्टूबर आ गया। इस बीच रवि कुमार आर्मी बेस से गायब हो गया और लगातार कोर्ट के चक्कर लगा रहा था, लेकिन उसकी बेल हर बार खारिज हो रही थी। 20 अक्टूबर को अचानक रवि कुमार खुद पटना पुलिस के सामने हाजिर हुआ और सरेंडर कर दिया। उसने कहा, साहब, आप लोग मुझे ढूंढ रहे थे, मुझे लगा कि आप गिरफ्तार कर लेंगे और पता नहीं क्या क्या इल्जाम लगा देंगे। कई लोगों ने कहा कि पुलिस मुझे किसी भी केस में फंसा सकती है, इसलिए मैंने अपनी सुरक्षा के लिए अग्रिम जमानत की अर्जी दी थी। पुलिस को यह बात गले नहीं उतरी। फिर पुलिस ने उससे पूछा,
अच्छा, ये बताओ, रीना के साथ तुम्हारे रिश्ते क्या हैं? उसने रीना के साथ अपने रिश्ते के बारे में बताया। उसने कहा, हम दोनों की दोस्ती 2 साल पहले हुई थी। इस दौरान पुलिस ने रवि कुमार की पूरी कुंडली निकाल ली थी। जांच में पता चला कि वह पहले से ही 3 शादियां कर चुका था और तीनों बीवियों को छोड़ चुका था। उधर रीना की भी एक शादी हुई थी, लेकिन बाद में उसका तलाक हो गया था। अब यह दोनों पिछले 2 सालों से साथ थे, मिलते थे, घूमते थे। धीरे धीरे रीना भी उससे शादी करना चाहती थी। उसने यही सारी बातें पुलिस को बताईं। फिर पुलिस ने पूछा, इस वक्त रीना कहाँ है? उसने जवाब दिया, मुझे मालूम नहीं है कि रीना कहाँ पर है। पुलिस ने कहा, 28 अगस्त को तुम्हारी मां के नंबर से एक फोन आया था। उसने स्वीकार किया, हाँ, मैंने ही कॉल किया था। हमने मिलने के लिए बुलाया था। पुलिस ने पूछा, फिर कहाँ गए? उसने कहा, हम पाटना के एक होटल में मिले थे। वहां रात रुके, फिर देर रात होटल से चेकआउट कर लिया। मैंने ज्योत्सना से कहा कि तुम अपने घर जाओ, मैं अपने घर जा रहा हूं। उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता। अब पुलिस हैरान थी। आदमी दो दो एंटीसिपेटरी बेल पहले ही कोर्ट में अप्लाई करता है, खारिज हो जाती है, फिर खुद ही पुलिस के पास आकर रिश्ते कबूल कर रहा है। लेकिन रीना कहाँ है? यह नहीं बता रहा। और जब उससे पूछा गया तो उसने साफ कहा, मुझे सच में नहीं पता। अब मामला यह भी था कि वह एक आर्मी मैन था, सेना का बंदा था, कोई आम आदमी नहीं। ऐसे में उसे उठाकर सीधे अंदर नहीं किया जा सकता था। पुलिस को केस मजबूत करना था, सबूत पूरे जुटाने थे, तभी उस पर हाथ डाल सकते थे। पूछताछ में वह आगे कुछ बताने को तैयार नहीं था। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की और रवि कुमार के मोबाइल की 28 अगस्त से आगे की लोकेशन निकालनी शुरू की। जब 28 अगस्त की रात की लोकेशन देखी गई, तो उसने सच कहा था। वह पटना के एक होटल में रुका था। उसके मोबाइल की लोकेशन होटल के आसपास के टावर से मैच कर गई। इसके बाद उसने कहा कि वह ज्योत्सना को उसके घर छोड़कर चला गया और फिर अपने घर लौट आया। लेकिन यहीं से उसके झूठ का सिलसिला शुरू होता है। जांच में सामने आया कि होटल से निकलने के बाद रवि और रीना दोनों के मोबाइल की लोकेशन पूरी रात एक ही जगह थी और वह जगह पटना के आउटर पर एक सुनसान हाईवे पर थी, जहां दोनों ओर घना जंगल था। अब सवाल यह था कि ये दोनों पूरी रात जंगल में क्या कर रहे थे? पुलिस को शक होने लगा, लेकिन इसके आगे कोई ठोस सुराग नहीं था सिवाय इस लोकेशन के। अब पुलिस को किसी भी सूरत में रवि कुमार से सच्चाई उगलवानी थी। अब पुलिस ने एक खेल खेला। उन्होंने रवि से कहा, देखो, तुम्हारी 28 अगस्त की कहानी आधी सही है, आधी झूठ। हाँ, तुम होटल तक गए, यह सही है, लेकिन तुमने रीना को उसके घर नहीं छोड़ा। रीना घर पहुंची ही नहीं, बल्कि तुम दोनों एक साथ थे और तुम्हारी आखिरी ट्रेस की गई लोकेशन उस जंगल वाले हाईवे पर थी। उसके बाद रीना के मोबाइल का लोकेशन अलग अलग शहरों में ट्रेस हुआ, नेक्स्ट डे से और अगले 2-3 दिनों तक। इस पर रवि कुमार चौंक गया। उसने कहा, नहीं, मैं तो इन शहरों में गया ही नहीं। आप चाहें तो मेरा मोबाइल देख सकते हैं। पुलिस ने चेक किया और पाया कि 29 अगस्त को रवि कुमार का मोबाइल पटना में ही था, लेकिन 30 अगस्त से वह नागालैंड पहुंच चुका था, अपने बेस पर लौट गया था। लेकिन एक अजीब बात यह थी कि रीना की लोकेशन ट्रैक करने पर अलग अलग स्थान दिख रहे थे। रीना की लोकेशन पुणे, महाराष्ट्र में दिख रही थी, तो कहीं किसी अन्य जिले में। यहां तक कि एमपी के बॉर्डर के आसपास भी कुछ संकेत मिल रहे थे। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इसका मुख्य लोकेशन नागालैंड में दिख रहा था, जहां इसकी पोस्टिंग थी। और यह एक अहम सबूत रवि कुमार के खिलाफ था। पुलिस के लिए यह एक गुत्थी बन गई। यह समझ नहीं आ रहा था कि असल में यह व्यक्ति कहां है और उसकी भूमिका क्या हो सकती है। लेकिन इससे पहले कि कोई और संदिग्ध अधिकारी बच निकलता, पुलिस को इसी व्यक्ति से सारे सबूत निकलवाने थे। अब पुलिस ने उसे अपने तरीके से सख्ती से पूछताछ की। उन्होंने कहा, देखो, हमारे पास सारे सबूत आ चुके हैं और वे सभी तुम्हारे खिलाफ हैं। तुम्हारा कोर्ट मार्शल तो अलग से होगा, लेकिन यहां भारतीय कानून के तहत तुम पर हत्या या अपहरण का मामला चलेगा और तुम जेल जाओगे। काफी देर तक दबाव डालने के बाद आखिरकार वह आर्मी मैन टूट गया। उसने पुलिस से कहा, अगर ऐसा ही है तो चलो मेरे साथ। इसके बाद 21 अक्टूबर को पुलिस टीम को लेकर वह पटना के आउटर क्षेत्र में एक हाईवे के पास पहुंचा। वहां गाड़ी रोक दी गई। फिर वह टीम के साथ पैदल जंगल के अंदर बढ़ने लगा।
कुछ दूर चलने के बाद वह एक जगह रुक गया। उसने चारों तरफ नजर घुमाई और फिर एक सीमेंटेड सतह की ओर इशारा किया। वह बोला, सीमेंट के नीचे रीना है। पुलिस को लगा कि शायद वह कोई और कहानी गढ़ रहा है, लेकिन उसकी गंभीरता देखकर तुरंत खुदाई शुरू करवाई गई। पहले सीमेंट को तोड़ा गया, फिर मिट्टी खोदी गई। थोड़ी ही देर में वहां से एक कंकाल बरामद हुआ। उस कंकाल के पास जो चीजें मिलीं, उन्हें रीना के भाई और घर वालों ने तुरंत पहचान लिया। यह कंकाल रीना का ही था, यानी रीना जिंदा नहीं थी, बल्कि उसकी हत्या हो चुकी थी। और हैरानी की बात यह थी कि कातिल खुद पुलिस को उस जगह तक लेकर आया था जहां उसने लाश दफनाई थी। अब पुलिस ने कहा, जब तुमने लाश ढूंढवा ही दी, तो आगे और पीछे की पूरी कहानी भी बता दो। तब रवि कुमार ने अपनी कहानी सुनाई। उसने कहा, पहले तो रीना और रवि सिर्फ दोस्त थे, लेकिन धीरे धीरे यह दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों ने साथ में 2 साल बिताए, हंसते खेलते, सपने संजोते। रवि रीना से बेइंतहा प्यार करता था और उसके बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता था। रीना भी रवि के साथ खुश थी, या कम से कम रवि को ऐसा ही लगता था। समय के साथ रवि को रीना के व्यवहार में बदलाव दिखने लगा। अब वह पहले की तरह उसे वक्त नहीं देती, फोन पर देर रात तक ऑनलाइन रहती, लेकिन रवि के मैसेज का जवाब घंटों बाद देती। जब रवि ने उससे इस बारे में पूछा, तो उसने इसे सिर्फ काम का प्रेशर कहकर टाल दिया। रवि के मन में शक की लकीरें उभरने लगीं। उसने रीना पर ध्यान देना शुरू किया, और जल्द ही उसे कुछ ऐसा पता चला जिसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। जब रवि ने रीना को सरप्राइज देने के लिए उसके घर जाने का फैसला किया, तो उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसकी दुनिया एक पल में बिखरने वाली है। दरवाजा खोलते ही जो नजारा उसने देखा, उसने उसकी रूह तक को झकझोर दिया। रीना किसी और लड़के के साथ थी। वही रीना जिससे वह बेइंतहा मोहब्बत करता था, जिसने उसके प्यार की कस्में खाई थीं, आज किसी और की बाहों में थी। रवि का दिल टूट चुका था, लेकिन यह पहली बार नहीं था जब उसके साथ ऐसा हुआ था। उसकी 3 पूर्व पत्नियां भी उसे इसी तरह धोखा देकर छोड़ चुकी थीं। वह बार बार प्यार में चोट खा रहा था, बार बार टूट रहा था, और अब उसकी सहन शक्ति जवाब दे चुकी थी। उसे लगने लगा कि प्यार नाम की कोई चीज इस दुनिया में बची ही नहीं। भरोसा करना अब उसके बस की बात नहीं रही थी। पर इस बार मामला अलग था। रवि रीना से जान से भी ज्यादा प्यार करता था। वह इस धोखे को सह नहीं पाया। उसका दिल जो कभी मोहब्बत से भरा था, अब नफरत और बदले की आग में जलने लगा। उसका गुस्सा हदें पार कर चुका था। प्यार की जगह अब प्रतिशोध ने ले ली थी। अब वह रीना को उसके की सजा देना चाहता था। रवि ने ठान लिया, रीना को उसके गुनाहों की सजा मिलेगी। उसने एक खतरनाक प्लान बनाना शुरू कर दिया। रवि ने अपने प्लान के मुताबिक 28 अगस्त की रात रीना को फोन किया और कहा कि किसी जरूरी बात करनी है। होटल पर मिली। रात के 10 बजे रीना होटल पहुंची। दरवाजा खुला, अंदर हल्का सा अंधेरा था। रवि पहले से मौजूद था। टेबल पर एक शराब की बोतल और 2 ग्लास रखे थे। हम दोस्त की तरह बात कर सकते हैं रीना? रवि ने एक ग्लास उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा। रीना को कुछ अजीब तो लग रहा था, लेकिन उसने ग्लास ले लिया। शराब में पहले ही बेहोशी की दवा मिला दी गई थी। कुछ ही मिनटों में रीना की आंखें भारी होने लगीं और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। एक बड़ी बात यह थी कि उस होटल में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था। रवि ने पहले से सब कुछ प्लान कर रखा था। होटल के पिछले दरवाजे से उसने रीना को एक बड़े बैग में डाला और कार की डिक्की में रखकर शहर से 40 किलोमीटर दूर घने जंगल की ओर निकल पड़ा। रात का सन्नाटा था, सड़कें सुनसान थीं और रवि के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, बस एक ठंडी, खौफनाक शांति। जंगल के बीचों बीच पहुंचकर उसने कार रोकी। चारों तरफ सिर्फ पेड़ों की सरसराहट थी। उसने पहले से खुदी हुई कब्र जैसी गड्ढी देखी। फिर उसने बैग खोला। रीना अब भी बेहोश थी, लेकिन रवि उसे जिंदा नहीं छोड़ सकता था। उसने एक रस्सी निकाली, रीना का गला कसकर जकड़ लिया। उसकी आंखें फटी रह गईं, हाथ पैर छटपटाने लगे, लेकिन कुछ मिनटों में सब खत्म हो गया। अब उसकी मोहब्बत दफन होने को थी। रवि ने रीना के निर्जीव शरीर को गड्ढे में डाल दिया और ऊपर से मिट्टी डालने लगा। हर फावड़ा मारते ही उसकी यादों का एक टुकड़ा भी उसके साथ दफन होता चला गया। काम खत्म होते ही रवि ने हाथ झाड़े, चारों तरफ देखा। कोई गवाह नहीं था।
फिर उसने कार स्टार्ट की और शहर की ओर लौट पड़ा। सब कुछ निपटाने के बाद वह वहां से निकलता है और अगली सुबह नागालैंड के लिए रवाना हो जाता है। नागालैंड पहुंचते ही वह सीधे एक अस्पताल में भर्ती हो जाता है। वहां वह डॉक्टरों से कहता है कि उसकी तबीयत बहुत खराब है और 2 दिनों से उसकी शुगर बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। असल में यह सब उसने डर और दहशत के कारण किया था, लेकिन इसका मकसद यह भी था कि जब लाश बरामद हो और मामला खुलकर सामने आए, तब वह यह साबित कर सके कि वह उस वक्त नागालैंड में था और बीमार होने की वजह से अस्पताल में भर्ती था। इससे सारे सबूत उसके पक्ष में जा सकते थे। यह पूरी योजना उसने दृश्यम फिल्म से प्रेरित होकर बनाई थी। जब सब कुछ हो गया तो उसने रीना का मोबाइल अपने पास रखा और वापस लौटा। एक टोल नाके पर पहुंचकर उसने गाड़ी रोकी और थोड़ी देर इंतजार किया। उसने ध्यान दिया कि वहां कुछ ट्रक खड़े थे जो लंबी दूरी के सफर पर जाते हैं। फिर उसने एक नेशनल परमिट वाले ट्रक को देखा जो टोल पर रुका हुआ था। वह चुपचाप ट्रक के पीछे गया। रात का अंधेरा था। उसने ज्योत्सना का मोबाइल साइलेंट मोड पर डाला और उस ट्रक के अंदर फेंक दिया। जहां जहां ट्रक, वहां वहां मोबाइल का लोकेशन। कातिल ने पुलिस को पूरी तरह से उलझाने के लिए यही चाल चली। ज्योत्सना का मोबाइल लगातार लोकेशन बदलता रहा, कभी यहां, कभी वहां, कभी कहीं और असल में कातिल कहीं और नहीं बल्कि नागालैंड के एक अस्पताल के बिस्तर पर था। दोस्तों, आप इस केस के बारे में क्या सोचते हैं? क्या रवि को कड़ी सजा मिलनी चाहिए या आपको लगता है कि उसकी भावनाओं को समझना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में बताइए। और अगर आपको ऐसे ही सच्चे अपराध की कहानियां पसंद हैं, तो हमारे चैनल मिस्टर बिग बॉक को सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।